नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का शाम के 8 बजे के डोज में। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ शाम के 8 बजे के करंट अफेयर प्रोग्राम में। देखिए, इस करंट अफेयर प्रोग्राम का स्पेशली नाम रखा गया है गुड नाइट डोज। यानी इसको देखने के बाद आप 8 बजे देखें, लाइव देखें, या फिर सोने से पहले एक बार देख लें। जब आप सोते हैं सोने से पहले आप इसको बना लें कि ये एक वीडियो होगा, इसको देख कर ही हम सोएंगे। यहाँ से मैं दावा कर रहा हूँ कि आप अगर ऐसा 10 दिन तक कर ले रहे हैं तो नो डाउट जो आर ओ में करंट अफेयर आएगा, साथ ही साथ जो यूपी स्पेशल में आएगा, वो हम कवर करने की जिम्मेदारी आपको देते हैं। लेकिन एक चीज़ और, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाला था, इसे एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। इसकी नई डेट आ चुकी है, वो है 20 या 21 सितंबर। यानी एक हफ्ते के लिए एग्ज़ाम टल गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। ये आयोग ने भी नोटिफिकेशन जारी की है, समाचार पत्रों में आपने देखा। तो आपको जो 7 दिन समय मिला है, इस 7 दिन समय में आप लापरवाही ना करें। 7 दिन के समय में आप देखेंगे 7 दिन और इधर जो 10-15 दिन बचे हैं, इस 7 दिन पहले तो हम बंद करेंगे, लेकिन इस 15 से 20 दिन में आपको हम पर डे 20 से 25 क्वेश्चन की मदद से आपको हम कवर करा देंगे लगभग 600 से लेकर 700 प्रश्न। और इतने प्रश्न आपको हम कवर करा देंगे, उसके आगे पीछे इशू को डिस्कस कर देंगे। फिर आप देखेंगे इससे बाहर आपको कोई भी जनरल जो करंट अफेयर का प्रश्न है वो आएगा नहीं। तो आइए आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए हमारे गुड नाइट डोज को, जो हम लाइव लेकर आते हैं शाम में 8 बजे। इसके बाद आप कभी भी, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 8 बजे हमारे साथ लाइव जुड़कर ही इसको देखें। आप इसे कभी भी कहीं से भी आप रात में सोने से पहले 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी आपका शेड्यूल हो, उस शेड्यूल के अनुसार एक बार आप इसे देखकर फिर आप सोइए। इसलिए इसका नाम ही रखा है गुड नाइट डोज करंट अफेयर प्रोग्राम। ये हमारे करंट अफेयर का दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले एक वीडियो और हम लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम आपसे रिसेंट अपडेट की बात करेंगे, स्पेशली जून और जुलाई में जो करंट अफेयर की जो डेवलपमेंट हुई है, उसके आधार पर वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। पहला प्रश्न है डेयर टू ड्रीम 2.0। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। डेयर टू ड्रीम 2.0 नवाचार प्रतियोगिता किस संस्था के द्वारा लागू की गई है? तो इसका आप देखेंगे सही उत्तर आपको मिलेगा आरबीआई ऑप्शन में है, दूसरा है सेबी, तीसरा है नाबार्ड, चौथा है डीआरडीओ। तो इसका सही जो जवाब आपको मिलेगा वो है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ ने इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया था। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और देखेंगे, इस प्रतियोगिता को चालू किया गया था वो एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर। जो एपीजे अब्दुल कलाम का 5वीं पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि के आधार पर चालू किया गया था। किसके लिए, किसने चालू किया था? डीआरडीओ ने। उद्देश्य क्या था? नवाचार को बढ़ावा देना। इतनी बातें स्पष्ट हो। और कब स्टार्ट किया था? स्टार्ट किया था 27 जुलाई 2020 में। तो देख रहे हैं, एकदम लेटेस्ट चीज़ आपको हम बता रहे हैं। ये 27 जुलाई 2020 की खबर है, वहाँ से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। तो ठीक है, डेयर टू ड्रीम नवाचार प्रतियोगिता कंपटीशन के बारे में आपको क्या जानना है? 3 चीज़ें आपको जाननी है। पहला कि ये एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर लॉन्च किया गया। दूसरी चीज़ जो चीज़ जाननी है, इसे डीआरडीओ ने शुरू किया। तीसरी, ये किस लिए किया गया? ये इनोवेटर और प्लस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये 3 चीज़ अगर आप जानते हैं तो इससे आगे आपसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। जो पूछा जाएगा वो आपसे सॉल्व होगा। आइए, ये पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरे प्रश्न में आप देखिए, आपको दिख रहा होगा ये जुलाई 2020 में संपन्न वर्चुअल इंडिया सम्मेलन की थीम क्या थी? जुलाई 2020 में संपन्न वर्चुअल इंडिया सम्मेलन की थीम क्या थी? तो पहले थीम के बारे में आप जान ले कि वो हुआ कहाँ था। पहले तो आप ये समझ लो कि हुआ कहाँ था वर्चुअल जो सम्मेलन हुआ। या आप देख रहे हैं ये मोदी जी बैठकर ऑनलाइन सम्मेलन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इस सम्मेलन की जो मेजबानी थी वो किया था यूएस इंडिया ने, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने। इसे आप देखेंगे तो USIBC भी कहते हैं। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? थीम के लिए आप देखिए, थीम में हमारे पास 4 ऑप्शन है। बेटर फ्यूचर फॉर इंडस्ट्री, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, फ्यूचर फ्री फ्रॉम कोरोना और न्यू वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इसमें देखेंगे जो इसकी जो
जो थीम थी उस समय जो थीम बनाई गई, जो थीम था इसका था बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। ऑप्शन बी सही है इसका। इतनी बात स्पष्ट। अच्छा, ये हुआ कब था जुलाई में? ये हुआ था 22 जुलाई 2020 को। 22 जुलाई 2020 को ये वर्चुअल इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, मेजबानी किया था। 3 चीज़ आपको फिर यहाँ जाननी है। कब हुआ था? 22 जुलाई 2020 को। मेजबानी किसने की थी? मेजबानी की थी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने। और इसका जो थीम था, थीम क्या था? बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। तो इतनी चीज़ अगर आप यहाँ से जानते हैं तो अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 10 ब्रॉड गेज इंजन का प्लान किया है? 10 ब्रॉड गेज इंजन का प्लान किया है, यानी किसके साथ ये प्लान किया गया है? तो देखेंगे किस पड़ोसी देश के साथ, तो देखेंगे ऑप्शन में है नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और सही जवाब इसका है कि ये बांग्लादेश के साथ प्लान किया गया है। और बांग्लादेश को ये दिया गया है कहाँ से? आप देखेंगे ये जो नदिया जिला है वेस्ट बंगाल का, वहाँ से इसको भेजा गया है दर्शन जिला पश्चिम बांग्लादेश तक। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका अगला प्रश्न। इसके बाद हम चलेंगे आपसे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे वो क्या है। अगला प्रश्न है द इंडिया स्ट्रेटजिक फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड बुक के लेखक कौन है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। इमेज में आपको दिख रहा होगा, उत्तर तो आपको पहले ही मिल जा रहा है इसमें। देखिए, पहला है मनीषा सिंह, दूसरा आपको ऑप्शन मिला अरुण सिंघल, तीसरा है जयशंकर, यस जयशंकर, और चौथा है विजेंद्र नवजीत। तो हम आपको उत्तर तो इसका सही जवाब जो आपको मिल रहा है सही है, यस जयशंकर ने ये इस किताब को लिखा है। तो अब देखिए किताब क्या थी? द इंडिया वे स्ट्रेटजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। लेकिन इस किताब के बारे में जो 4 ऑप्शन अन्य दिए गए हैं, 3 ऑप्शन, उनके बारे में क्या करंट अफेयर कुछ है या ऐसे ही आपने रैंडम बना दिया? जी नहीं, ये रैंडम नहीं बने हुए हैं। देखिए मनीषा सिंह इसलिए महत्वपूर्ण है, नाम यहाँ पे डाल दिया गया कि जो यूएस से है, ये अमेरिका की हैं और हैं भारतीय मूल की, और ये OECD की सदस्य बनी है। ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की, अमेरिकन हैं और ये OECD की सदस्य बनी है, इसलिए इनका नाम हमने चर्चा में था, इसलिए हमने डाल दिया। दूसरा आपको मिल रहा है यहीं पे अरुण सिंघल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अरुण सिंघल जो है आपकी एक संस्था है फसाई, ये फसाई के CEO बने हुए हैं। अभी रिसेंटली जून जुलाई में ही इनको CEO का पद दिया गया है, यानी कार्यकारी अध्यक्षता का पद दिया गया है। जयशंकर प्रसाद को हमने बताया, जयशंकर प्रसाद 2 रूपों में आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला, ये हमारे भारत के पूर्व राजनयिक थे, और दूसरा वर्तमान में ये हमारे विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन्होंने ये किताब लिखी द इंडिया वे स्ट्रेटजिक फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, इस किताब के लेखक हैं। इसके बाद जो आपके मिलेंगे विजेंद्र नवनीत, ये किस लिए हैं? ये WTO में भारत का नए राजदूत बने हैं। WTO में भारत के नए राजदूत बनकर गए हैं विजेंद्र नवनीत। ठीक है, इनसे जुड़े जो 4 इसमें महाहस्ती थी उनको हमने बताया। आपको उत्तर जरूर पहले पता चल जा रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए इसमें कौन सा है? मनीषा सिंह को हमने बताया कि ये OECD से जुड़ी है, मैचिंग के लिए आ जाएगा OECD से। अरुण सिंघल ये फसाई से है, इसकी हमने आपसे बात की। और जयशंकर तो ये अपने फॉरेन मिनिस्टर ही हैं, और नवनीत और विजेंद्र नवनीत जो हैं ये WTO में भारत के सदस्य बने हैं। तो इतनी बातें अगर स्पष्ट हैं, इतनी बातें अगर क्लियर है, तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में लगातार खबरों में रहने वाला प्रोजेक्ट प्लेटिना का संबंध किस क्षेत्र से है? ये यहाँ पर एरिया पूछा गया है कि किस एरिया से है। पहले आपको यहाँ पर हम बता दें कि जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की थी। इसकी जो शुरुआत की है ये महाराष्ट्र सरकार ने की है, और महाराष्ट्र सरकार में आप देख रहे हैं कब की है? ये की गई है जून 2020 में। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जून 2020 में की गई है, और ये किस देश से की गई ये आपको समझना महत्वपूर्ण है। आज के लिए उसके पास 4 ऑप्शन है। प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग, कोरोना के समय आई महामारी से निपटने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, और ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने के लिए। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसमें जो सही जवाब है वो सही जवाब आपका ए है। प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग के लिए ये एक टेस्टिंग कार्यक्रम है जिसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट प्लेटिना। और ये प्लेटिना जो प्रोजेक्ट है ये शुरू कहाँ पे हुआ है? ये महाराष्ट्र में शुरू किया है, एक राज्य स्तरीय है। और देखेंगे एक चीज़ और आपको ही जान लें, अगर हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा बैंक बना गया है। प्लाज्मा बैंक ओपन किया गया कहाँ पर? प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है, पूरे भारत में इकलौता है, यह है न्यू दिल्ली में खोला गया है। तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खोला गया है, लेकिन प्लाज्मा
थेरेपी से रिलेटेड जो टेस्टिंग है उसको लेकर कार्य कर रही है महाराष्ट्र सरकार। ठीक है। और प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी जो कोरोना पीड़ित होते हैं उनके उनका ये प्लाज्मा होती है वो जो जब वो ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो इनके प्लाज्मा को निकाल कर जितने भी मरीज होते हैं उनमें डाल दिया जाता है, जिससे उनके अंदर एंटीबॉडी तेजी से बनने लगती है। ये प्लाज्मा थेरेपी थी। ठीक है। तो आपको अब से 3 चीज़ें बताई कि ये जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है ये स्टार्ट किया है महाराष्ट्र सरकार ने। दूसरी चीज़ आपको जाननी है यहाँ पे, ये किससे संबंधित है प्लेटिना? ये प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग है। तीसरी चीज़, प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये 3 चीज़ें अगर आप समझ रहे हैं तो इस टॉपिक से जो भी चीज़ें आपको काम की थी आप उसको समझ रहे हैं। ओके, आइए इससे आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको देखेंगे कि हाल ही में खबरों में देखे जाने वाला वेस्ट टू एनर्जी पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? देखिए, इसके तहत आप जैसा आपकी इमेज में देख पा रहे हैं क्या किया गया है कि जो जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे, जो भी वेस्ट पदार्थ होंगे, अपशिष्ट होंगे, इनकी सहायता से ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। और वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत किस राज्य ने ऐसा प्लान लेकर, कौन सा राज्य लेकर आ रहा है? तो आप देखेंगे ऐसा प्लान लेकर आ रहा है अपना सहयोगी पड़ोसी राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड ये जो लेकर आ रहा है इसके तहत क्या है, इससे उस कचरे से बिजली बनाने का कार्यक्रम दिखेगा। और ये आप देखेंगे क्योंकि उत्तराखंड की जो है वहाँ पर उसका जो मानना है उत्तराखंड का कि 900 टन अपशिष्ट निकलते हैं, और इनको अगर हम इस प्लान के तहत कवर कर लेंगे तो हम 5 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकते हैं रोज। तो ये टारगेट था उत्तराखंड का, और उत्तराखंड के लिए ये योजना थी जिसमें ये बात कही गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको क्या इसमें समझना था कि जो वेस्ट टू एनर्जी पहल है ये स्टार्ट की गई है उत्तराखंड के द्वारा। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत अपशिष्टों से ऊर्जा बनाया जाएगा, बिजली बनाई जाएगी, इतनी बात। अगला है आप देखेंगे नेचर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए नेचर इंडेक्स, जो नेचर इंडेक्स भारत की रैंक की बात की गई है, तो भारत की जितने भी रैंक आते हैं, इंडेक्स आते हैं, उसमें कुछ रैंक आपको जानना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो नेचर रैंक इंडेक्स में भारत की रैंक, ऑप्शन आपके पास उत्तराखंड, आपके पास है 35, आपके पास 18, आपके पास 27, आपके पास 12। तो देखेंगे जो सही जवाब है वो है आपका 12। और ये रिपोर्ट कब आई थी? ये रिपोर्ट आई थी जून 2020 में। और अगर इस रिपोर्ट की चर्चा हमने की है तो यहीं पर एक रिपोर्ट की और आपसे चर्चा ना करें तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। वो कौन सी रिपोर्ट है? वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें भारत की रैंक कितनी है यहाँ पे आपको हम बता देना चाहते हैं। ये भी रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। इसमें टोटल 180 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत की रैंक 140 है। ध्यान देने वाली है, सॉरी 142 है, 40 नहीं, 142 है। बौद्धिक सूचकांक में भारत की रैंक 40 है, लेकिन ये बौद्धिक सूचकांक नहीं है, यह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और इसमें प्रथम स्थान जिसको मिला है वो है नॉर्वे, और अंतिम स्थान पे है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हो तो यहाँ से अगले पे चलते हैं। देखिए, खबरों में रहने वाला पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में अवस्थित है? आप देख रहे हैं एक इमेज है, ये पोबा रिजर्व फॉरेस्ट की एक इमेज है, एक फोटो है। ये किस राज्य में अवस्थित है? ये खबरों में क्यों था, इसकी पहले आपको हम पूरी डिटेल बता देते हैं। इसके रिलेटेड क्या न्यूज़ थी, जो न्यूज़ पहले आप जान लें क्यों ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न। देखिए, ये जहाँ पर भी अवस्थित है, 4 ऑप्शन आपके पास है, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम। वहाँ की सरकार ने इस फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे ऐसी कोई घटना हो रही है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक घना जंगल क्षेत्र है जिसे घोषित कर दिया गया है क्या, वन्य जीव अभयारण्य। तो ये जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है ये आपके है असम में। असम में किस जिले का नाम है धेमा जिला। ये असम के धेमा जिले में है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। आप लोग इस बात को जानते ही होंगे। तो ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से जाननी थी। फिर से आपको बहुत तेजी से बताते हैं क्या क्या, कि ये जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। कहाँ पर है? असम में है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। जून जुलाई में खबरों में दिखने वाला मारीच क्या है? युद्धक टैंक, सबमरीन, स्वदेशी ड्रोन, टारपीडो। तो देखेंगे जो इसका सही जवाब है मारीच। एक आप देखेंगे क्या है, मारीच एक टारपीडो है। टारपीडो क्या होता है? आपके पास एक इमेज दिख रही होगी कि ये जो जैसे आप मिसाइल लॉन्च करते हैं
मिसाइल लॉन्च करते हैं हवा में मार करने के लिए, उसी तरह ये जलीय मिसाइल होती है। ये आपके पानी के अंदर से ही टारगेट को, लक्ष्य को चुनेगी और ठीक है पानी के अंदर ही उसे नष्ट कर देगी। उसे बोलते हैं टारपीडो। आप देख रहे हैं आपके पास ये टारपीडो का एक एग्जाम्पल है। ये सबमरीन के अंदर लॉन्च किया जाता है और वहीं से इसे अटैक कर दिया जाता है। मारिच क्या है, अभी मारिच को हाल ही में स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है भारत में। ये है मारिच। ये क्या है, एक स्वदेशी टारपीडो है। तो इससे रिलेटेड आपको इतनी चीज़ जाननी थी। इसके आगे हम जाएंगे, अगली चीज़ जो हमारी होगी वो है क्या, अगला है गोवर्धन न्याय योजना। गोवर्धन न्याय योजना के तहत देश का कौन सा पहला राज्य है जिसने किसानों को सीधे गोबर खरीदने की अनुमति दी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि गाय जब से ये सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे ये राज्य केंद्र सरकार की हो, जब से आई है तब से आप देखेंगे जो गाय हैं इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में एक गोधन न्याय योजना है तो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है वो। अगर आप देखेंगे गोधन न्याय योजना तो किसने अनुमति दी है, ऑप्शन आपके पास है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है, आपको दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर भी आपको मिल रहा होगा, छत्तीसगढ़ की एक लोकल योजना है। इसके तहत क्या करना है, पहले तो ये जान लें कि ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। दूसरी चीज़ आप जानेंगे इसके तहत एक किसानों से सीधे गोबर खरीदेगी और इसका ये यूज किस में करेंगे, कई चीज़ों में, जैसे ऊर्जा बनाने में, खाद बनाने में, ऐसी चीज़ों में करेंगी। और अगर छत्तीसगढ़ का नाम का जिक्र हुआ है तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक और करंट अफेयर है, उसे भी आप यहीं तैयार कर लें। वो क्या है कि देखेंगे जो राज्य स्तर की ई लोक अदालत हैं, इनका गठन करने वाला छत्तीसगढ़ भारत में पहला राज्य बना है। ये भी आपको यहीं तैयार कर लेना होगा। ठीक है, इतनी बातें अगर स्पष्ट है तो आपको हमने छत्तीसगढ़ के बारे में क्या क्या बताया। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना लॉन्च के तहत आप देखेंगे किसानों से सीधे गोबर खरीदने वाला पहला राज्य बना है। और दूसरा छत्तीसगढ़ के बारे में हमने एक फैक्ट और बताया कि राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की है। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं। अगला है कि मिशन वृक्षारोपण 2020 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो जैसा कि आपके सामने इमेज दिख रही है कि ये है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ही शुरू किए। कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और तब अगर ऐसा है तो शुरू किसने किया गया होगा, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। 4 ऑप्शन हमारे पास थे लेकिन उसमें से सही है उत्तर प्रदेश। कब हो रहा है, 2020 में। अगर और आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में ही आप देखेंगे पौधशाला महाकुंभ की आयोजन किया गया था। ये कुंभ के दौरान बहुत बड़े मात्रा में फसलों को लगाया गया था। ये अलग बात है कि उनके लगाने के बाद बहुत सारे फसल जो पेड़ हैं वो सूख गए थे, ये अलग मुद्दा है, लेकिन लगाने का काम किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो अगला हमारा है कि धनवंतरी योजना के तहत जो कोरोना पीरियड है, गलत लिख दिया गया है यहाँ पर प्रश्न आपको, करुणा काल नहीं है, कोरोना काल है। कोरोना काल में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस राज्य ने लागू किया धनवंतरी नामिका योजना। देखा जाए बात हमारी है कि जो धनवंतरी नामक योजना है आप ये एक राज्य ने लॉन्च किया है। किस लिए, ये कोरोना का जो समय है उस समय में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए लॉन्च किया गया है। तो आप देखेंगे ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है। 4 ऑप्शन आपके पास है, केरल, तमिलनाडु, असम और मेघालय। इसमें आपको सही जवाब मिलेगा। सही जवाब आपका है, इसका सही जवाब है असम। असम ने लॉन्च किया है ये धनवंतरी नामक योजना। तो अगर देखिए जो कोरोना की बात हो रही है तो कोरोना से रिलेटेड और भी कुछ अपडेट आपको ही हम देना चाहते हैं। क्या अपडेट है, पहली बात जो मध्य प्रदेश है, जो एमपी है, एमपी ने भी कोरोना के लेकर एक योजना चलाई है। उसमें क्या बताया, वो शिक्षा को लेकर थी। उसमें उन्होंने क्या, उस योजना का नाम क्या है, उन्होंने बताया था योजना का नाम हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। तो बिल्कुल तैयार रखिएगा, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश की योजना है। धनवंतरी नामक योजना ये किससे है, ये आपकी असम की है। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन कौन सी योजनाएं कोरोना से जुड़ी हुई हैं। तो देखेंगे धनवंतरी, ये दवाओं की होम डिलीवरी इसके तहत घर तक पहुंचाई जा रही थी। और जो आपकी हमारा घर हमारा विद्यालय नामक योजना है ये मध्य प्रदेश की है। इसके तहत घर पे ही विद्यालय की सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही थी ऑनलाइन के माध्यम से। तीसरी एक चीज़ और आपको यहाँ से कोरोना के काल में जानना है कि FIR को आपके द्वारा, यानी FIR आपके द्वार नामक योजना इस कोरोना पीरियड में एमपी ने ही लॉन्च की कि आप घर से ही FIR कर सकते थे। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे चलें। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली डिजिटल पार्सल सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने
डिजिटल पार्सल सेवा का शुभारंभ किया। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में पहला ऑप्शन है आंध्रा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा उड़ीसा। तो देखेंगे इसमें जो सही जवाब है वो सही जवाब है पश्चिम बंगाल ने ये इस पार्सल सेवा को शुरू किया है और इसके साथ ही ये ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र और पहला राज्य है। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये होगा कि 100% यानी 100% एलपीजी कनेक्शन अपने राज्य में उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन सा है। तो 100% एलपीजी उपलब्ध कराने वाले राज्य में अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आप देखिए कौन सा सही है, आप चुनिए। तो सही जवाब इसका है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो ये और आपके पास आई न्यूज़ है कि वंदे उत्कल जननी एंथम किस कवि के द्वारा लिखा गया है। पहले बता दिए न्यूज़ में क्यों है, ये खबरों में क्यों है एंथम। एंथम खबरों में इसलिए है कि वंदे उत्कल जो जननी है ये उड़ीसा का राज्य गान बनाया गया है, राष्ट्रगान नहीं, यानी वहाँ का उड़ीसा का इसे राज्य गान बनाया गया है। राज्य गान का मतलब स्टेट एंथम का दर्जा दिया गया है। इसे हाल ही उड़ीसा की जो कैबिनेट ने उसे पारित किया है। तो प्रश्न उठता है कि इसके लेखक कौन हैं। इसमें देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कांताबाई बसु, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र, रविंद्रनाथ टैगोर और है सुदानी लक्ष्मीकांत। ये डी ऑप्शन यहाँ छूट गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो सही जवाब आपका है कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा लिखी गई है और इसे वंदे उत्कल जननी का जो एक एंथम है इसे बनाया गया है उड़ीसा ने अपना राज्य गान। ठीक है, इतनी बातें। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये हमारा है कि मुख्यमंत्री मातृ पुष्प उपहार योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है। ये किस उद्देश्य से शुरू की गई है तो पहले आपको बता दें ये शुरू करने वाला कौन था। ये शुरू करने वाले हैं त्रिपुरा राज्य ने ये स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य आपके लिए 4 ऑप्शन है, महिलाओं को फ्री राशन देना, महिला को और शिशु को 500 रुपया प्रतिमाह उपलब्ध कराना जब तक वो 5 वर्ष के ना हो जाए। दूसरा, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण किट देना और राजनीति में स्वस्थ महिलाओं की सहायता, सक्रिय महिलाओं की सहायता करना। जिसमें सही जवाब आप देखेंगे, सही जवाब है सी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण किट उपलब्ध कराया जाना। इसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि महिलाओं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो जो स्तनपान करा रही हैं, जिनके पास बच्चे हैं, उनके लिए उनके द्वारा आप देखेंगे क्या कराया जाएगा, पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी सरकार के माध्यम से। ठीक है, तो ये थी। अगली बात है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम 2020 की थीम क्या थी। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था 2020 का, उसकी थीम क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन, विज्ञान और युवा, विज्ञान में नवाचार, विज्ञान और पर्यावरण, विज्ञान में महिलाएं। तो देखिए पहले थोड़ी सी बात कर लें आपसे कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। ये समय आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को सीवी रमन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, वो उनका जन्मदिन है। इनके जन्मदिन पर भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। कब? 28 फरवरी को। ठीक है, और जो 2020 में मनाया गया फरवरी में, उसकी थीम क्या थी। तो थीम थी विज्ञान में महिलाएं, यानी ये वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन की जो पार्टिसिपेशन इन द साइंस है उसको बढ़ावा देने के लिए ये विज्ञान पूरी तरह से केंद्रित था और इनका लक्ष्य था कि महिलाओं को विज्ञान के थीम में बढ़ावा दिया जाए इस विज्ञान दिवस पर। आइए इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट का आयोजन कहाँ किया गया। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे। तो इसका सही जवाब आप देखेंगे, इसका सही जवाब है ब्रिटेन के शहर लंदन में किया गया था। कहाँ, कौन सा, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट का। और कब हुआ, अभी देखेंगे, रिसेंटली जून 2020 में ये समिट हुई है जिसमें मोदी साहब ने ऑनलाइन भाग लिया था। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हैं। तो यहाँ से आगे चलें। अगला है भारत में सर्वाधिक कर्ज धारण करने वाला राज्य कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसपे सबसे ज़्यादा कर्ज है। ठीक है, तो इसके लिए ये रिपोर्ट किसने दी है, रिपोर्ट की बता दें। रिपोर्ट दी है आपकी संस्था आरबीआई ने, और जो राज्य है उस राज्य के ऊपर 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। और वो राज्य कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला
महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु और इसका सही जवाब भी है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर पूरे भारत में सर्वाधिक कर्ज है, वो कितना है 30,500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एशिया फुटबॉल टूर्नामेंट 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसके 4 ऑप्शन आपके पास सामने रखे गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है स्पेन, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा फ्रांस और चौथा चीन। तो देखेंगे, इसके लिए थोड़ी सी बात आपको हम बता दें कि ये सबसे पहले घोषणा की गई थी कि ये साउथ कोरिया में होगा, लेकिन साउथ कोरिया ने अपना नाम वापस ले लिया। वापस लेने के बाद कई लोगों के नाम इसमें प्रस्तुत किए गए कि आप कराएंगे, तो उसमें चीन ने हामी भरी है कि यानी वो चीन ने कहा कि हम करवाएंगे और ये 2030 में जो एशिया फुटबॉल कप टूर्नामेंट होगा ये होगा कहाँ पर, चीन में होगा। इसलिए ये न्यूज में था, इसको कवर करना था। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हमारे पास कोई वीडियो क्वेश्चन नहीं है, तो मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एएनएमई कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, आपको बता दें कि एक बार फिर कि एग्ज़ाम आपका टल गया है 7 दिन के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स मोड में चले जाएं, नहीं, आपको 7 दिन में अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना है। ये मान लीजिए कि आप जो टारगेट लेके चल रहे थे कि हमें हर एक चीज़ कंप्लीट करना होगा 13 तक, तो 13 तक कंप्लीट कीजिए, टारगेट आपका वही हो। ये जो 7 दिन प्लस होगा, ये 7 दिन रिवीजन मोड होगा आपका, पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। और ठीक है, हमें थोड़ा सा और करंट को डिटेल में डिस्कस करने का टाइम मिला। जी हाँ, ये हमारे लिए भी अच्छी बात है और आपके लिए हम करंट को और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और हमारा टारगेट होगा कि एक भी प्रश्न आपके छूटने ना पाए करंट अफेयर से। ठीक है दोस्तों, दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, गुड नाइट। डोज में आप सभी का ये वीडियो दिया गया है। फिर मिलेंगे आपसे अगले गुड नाइट डोज में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।